नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन पर, जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसेप के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसेप क्या होता है। ठीक है, यह एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते पर वार्ता में 16 राष्ट्र शामिल थे, जिसमें से 10 आसियान देश थे और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा भारत था। अब एक महत्वपूर्ण बात यहीं से निकल के आती है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, कि भारत भी आरसेप का सदस्य है। ठीक है, अब भारत को छोड़कर 15 अन्य देश द्वारा फरवरी 2020 में व्यापार समझौते किए जाने की संभावना है, जो कि कर ली गई थी और भारत ने उसमें शामिल न होने की बात कही थी। ठीक है, अब सरकार का क्या तर्क था कि हम आरसेप में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो आरसेप ने ना तो अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को प्रतिबिंबित किया है, ना ही भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित किया है। ठीक है, अब भारत की प्रमुख चिंता क्या है? भारत द्वारा मुख्य रूप से अपने घरेलू बाजार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बाजार पहुंच के साथ साथ वस्तुओं की संरक्षित सूची का मुद्दा उठाया था। ठीक है, इसी मुद्दे को जो है उन्होंने कोई इस पे जो है निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए थे, जिससे भारत को क्या है, आशंका है कि समझौते पर अगर हस्ताक्षर ये कर देते हैं तो घरेलू बाजार में चीन के सस्ते कृषि और औद्योगिक उत्पाद की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या कारण है? भारत के किसानों, एमएसएमईज, डेयरीज, विनिर्माण क्षेत्रक आदि को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और तीसरा क्या है, भारत के लिए मुक्त व्यापार समझौते के लाभ बहुत सीमित रहे हैं। अभी तक जो भारत के लिए मुक्त व्यापार समझौते पहले हो चुके हैं, उसके लाभ जो है सीमित रहे हैं। ठीक है, अब मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य एक समझौता होता है, जो उनके मध्य आयात निर्यात संबंधी बाधाओं को कम करता है। ठीक है, आयात निर्यात जो संबंधी बाधाएं हैं उनको कम कर सकता है। और अब इसमें जो मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए कौन से तर्क दिए जाते हैं, इससे क्या होगा कि मूल्य, पहले नंबर एक देखिए, मूल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, मूल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा कैसे मिलेगा? कि जब अन्य देशों के मूल की वस्तुएं आएंगी और अपने देश की भी रहेंगी, तो जो कम कीमत की रहेगी वही की बिक्री होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि व्यापार सृजन होगा और रोजगार का भी सृजन होगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, जो अगला है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, घरेलू विनिर्माण और सेवाओं के लिए निवेश तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं, मुक्त व्यापार समझौता के तहत प्रशुल्क उदारीकरण प्रतिबद्धताओं के साथ साथ अतिरिक्त बाजार पहुंच घरेलू विनिर्माण में बृहद स्तर पर विस्तार को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, और फिर इंटर सेक्टोरल लीकेज, जो व्यापक आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसकी समस्याएं क्या क्या हैं, भारत के साथ इसकी समस्याएं क्या होती है। नीति आयोग ने 2017 में कहा था कि जो मुक्त व्यापार समझौता है वो भारत के लिए बेहतर कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, नंबर एक क्या है कि मुक्त व्यापार साझेदारों के साथ भारत का बढ़ता व्यापार घाटा। ठीक है, व्यापार घाटा क्या होता है कि आयात हम ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, मोटी मोटी बातों में समझते हैं। ठीक है, आरसेप पक्षकारों के साथ भारत का लगभग 106 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है। ठीक है, जिसमें से वर्ष 2018 में 57 बिलियन डॉलर से अधिक का घाटा तो अकेले चीन के साथ है। यही मुख्य रीजन है जिससे जो है सरकार ये मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट रही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ऐसे समझौते संपन्न करने के उपरांत पहले से ही आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया से हमारे मुक्त व्यापार समझौते हैं। ठीक है, उपरांत भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। देखिए, आसियान के वर्ष 2008-10 में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ के 2018-19 में लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यापार घाटा हो गया है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, आयात के अनुपयुक्त मानक। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा आसियान देशों से आयातित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में गुणवत्ता मानदंडों की अनुपस्थिति के कारण चिंता का विषय रहा है। ठीक है, फिर चौथा देखते हैं,
देश की आर्थिक दक्षता में अंतर होता है। आयात अवरोध के बिना कई कंपनियां अपने उत्पादन को अधिक दक्ष और मुक्त व्यापार समझौते भागीदारी देशों में हस्तांतरित कर सकती हैं। आइए आगे की राह देखते हैं। आगे की राह क्या है कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत एकीकृत दृष्टिकोण वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश के मध्य परस्पर निर्भरता को मान्यता देता है, जो कि वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के लिए अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रशुल्क के इतर साधनों को अपनाना, जैसे गैर प्रशुल्क नीतियों, विनियामक तंत्र और विधिक ढांचे को अपनाया जाना चाहिए। नंबर तीसरा देखते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के तहत व्यापार उपचारों जैसे ट्रेड रेमेडीज़ का जो है उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है कि कोई जो आयातित वस्तु है उस पर जो है ड्यूटी सरकार बढ़ा देती है, जिससे कि घरेलू जो बाज़ार होता है उनका संरक्षण होता है। ठीक है, और काउंट बिलिंग क्या होता है कि अगर कोई देश जो है अपने सामान का डंपिंग कर रहा है, मतलब कम कीमतों पर बेचना चाह रहा है, जिससे कि वो बाज़ार को वो विकृति कर सके, तो उसमें क्या होता है कि सरकार जो है उसके एवज में ड्यूटी को बढ़ा सकती है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया को संस्थागत बनाया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब बार बार परामर्श लेना चाहिए, जिस उसको लिए एक संस्थागत मंच होना चाहिए। ठीक है, फिर पाँचवा देखते हैं। मुक्त व्यापार समझौता की उपयोगिता दर को बढ़ाने के लिए अनुपालन लागत और प्रशासनिक विलंब को कम करना चाहिए। देखिए, जो अनुपालन लागत है और प्रशासनिक विलंब है इसको भी कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स।